जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 10.1 है कि आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन है, आपने इनमें से लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका शॉर्ट रीजन भी डिस्क्राइब करना है। तो चलिए हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जी, तो जो आपके पास पहला इक्वेशन गिवन है, इसमें आपके पास है H2SO4 प्लस H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर ये दोनों इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बाइसल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या स्पीशीज जो कि प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है वो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे एक्ट करता है। तो अब आपने इसमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अब आप सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, जबकि राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्या किया है, अपना एक प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर दिया है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ, प्रोटॉन डोनर हुआ। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो हमेशा एसिड के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है जी। और वाटर को आप देखें तो वाटर में यहाँ पे H2O, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन हैं। ठीक है जी। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड में देखें तो यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब यह है कि वाटर ने हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए एक प्रोटॉन हाइड्रोजन सल्फाइड से एक्सेप्ट किया है। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको आप लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस का नाम देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड चूंकि एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर को, इसलिए ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। चूंकि वाटर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। स्टूडेंट 8, तो आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। इक्वेशन के नीचे आप लिखेंगे कि इनमें से एसिड कौन सी स्पीशी और बेस कौन सी है। फिर आपने इसका शॉर्ट रीजन भी नीचे लिखना है कि आपने ये चीज किस तरह आइडेंटिफाई की है। तो चलिए रीजन मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करवा देता हूं जी। तो इसका शॉर्ट रीजन आपने ये डिस्क्राइब करना है कि सिंस H2SO4 डोनेट्स प्रोटॉन टू वाटर, देयरफॉर इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, and since H2O accepts a proton from H2SO4, therefore it is a लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। तो जब भी ये पेपर में आएगा तो एक तो आपने इक्वेशन के नीचे एसिड और बेस डिस्क्राइब करना है, दूसरा आपने इसकी शॉर्ट रीजनिंग भी साथ देनी है, यानी अपने आंसर को आपने जस्टिफाई भी करना है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH और वाटर ये रिएक्ट करते हैं तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। अगेन आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एसिटिक एसिड के अंदर जो एसिटिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड ने अपनी एक हाइड्रोजन वाटर को डोनेट कर दी है। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन डोनेट करता है, उसको आप क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जबकि वाटर को आप देखें तो यहाँ पे H2O वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो वाटर के अंदर आपको तीन हाइड्रोजन मिलेंगे, तीन प्रोटॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि वाटर ने हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे एक्ट करता है। अगेन आप इसकी फिर जस्टिफिकेशन नीचे डिस्क्राइब करेंगे। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि सिंस एसिटिक एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू वाटर, देयरफॉर इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, एंड सिंस वाटर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिटिक एसिड, देयरफॉर इट इज अ लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। आगे आपके पास जो थर्ड इक्वेशन आ जाती है वो जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड बाइसल्फाइड आयन। तो अब अगेन यहाँ पे आप हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप कंपेयर करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना इट कंटेन्स टू प्रोटॉन, इसके अंदर दो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है,
जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो इसमें एक ही प्रोटॉन आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर दिया, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड के तौर पे एक्ट करता है। अब आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया जो है ना, इट कंटेन्स 3 प्रोटॉन। अमोनिया में यहाँ पे आपके पास 3 प्रोटॉन हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 4 प्रोटॉन है। इसका मतलब ये है कि अमोनिया ने एक प्रोटॉन हाइड्रोजन सल्फाइड से एक्सेप्ट लिया है। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको आप लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है। इसकी जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे कि सिंस H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अमोनिया देयरफॉर इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, and since NH3 accepts a proton from H2S therefore it is Lori Bronsted base, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक तो आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन में लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, और दूसरा आपने इसमें ये चीज बतानी है कि इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, यानी ब्रीफ आपने जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। ये दोनों चीजें आप लिखेंगे तो आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से सेल्फ असेसमेंट 10.1 को समझने में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसे आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लीविस कंसेप्ट से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेल्फ असेसमेंट 10.1, और इसी कंसेप्ट से रेलेवेंट एक्सरसाइज के अंदर है क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11 और 12। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेल्फ असेसमेंट 10.1 है कि आइडेंटिफाई द लीविस एसिड एंड द लीविस बेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। आपके सामने ये 2 एग्जांपल गिवन है इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर। आपने क्या करना है, इनमें से लीविस एसिड और लीविस बेस को आइडेंटिफाई करना है और उसका ब्रीफ रीजन भी आपने साथ लिखना है, उसकी जस्टिफिकेशन भी लिखनी है कि अगर लीविस एसिड है तो आपने कैसे, आपको पता चला, या लीविस बेसिड है कोई स्पीशीज तो वो आपको कैसे पता चला। चलिए हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये इक्वेशन है, क्लोराइड आयन एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती है AlCl4 नेगेटिव। तो ये क्लोराइड आयन जो है ना, क्लोराइड आयन आपको पता है, क्लोरीन जब अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर ये नेगेटिव का चार्ज आता है, ठीक है ना। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है ना, इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट जो है ना वो इनकम्प्लीट होता है। एल्यूमिनियम के यानी AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एल्यूमिनियम जो है ना, इट इज इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा क्लोरीन के पास जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े होंगे ना लोन पेयर की फॉर्म में, ये सारे के सारे लोन पेयर हैं क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना, ये एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। तो अब चूंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। अब आपने इसकी ब्रीफ जस्टिफिकेशन भी लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगेन इस रिएक्शन के अंदर आप देखें तो हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल अनस्टेबल है। अब हाइड्रोजन जो है ना, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इज इन सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जबकि हाइड्रोक्साइड आयन देखें तो इसमें अगेन जो आपके पास ऑक्सीजन है ना, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो है ना,
वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। अब चूंकि हाइड्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है। तो स्टूडेंट लीविस के लिए मैंने खाली एल लिखा है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपने पूरा लीविस लिखना है, लीविस बेस, ठीक है। तो और हाइड्रोजन आयन जो है ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। अब आपने इसकी ब्रीफ रीजनिंग भी लिखनी है। स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने इसकी रीजनिंग भी लिख दी है, ये आप रीजनिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी पेपर में अगर ये सेल्फ असेसमेंट आ जाए तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है पहले स्पीशी को कि इसमें से कौन सी स्पीशी लीविस एसिड और बेस है, और फिर आपने क्या करना है उसकी साथ शॉर्ट रीजनिंग जस्टिफिकेशन भी लिखनी है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई लीविस एसिड एंड लीविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको 3 रिएक्शंस गिवन है, आपने इनमें से लीविस एसिड और लीविस बेस जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो अब हम इनको देख लेते हैं जी। तो इस रिएक्शन में आप देखें तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ना इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन जो है ना इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोराइड बोरोन जो है ना इट इज इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि फ्लोरीन को देखें तो इसके पास यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब फ्लोरीन क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना बोरोन को डोनेट कर देता है। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस, ये हमारे पास लीविस बेस है, और फ्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम आयन, ठीक है ना। तो अगेन इसमें आप देखें तो जो नाइट्रोजन है ना इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास एक अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन इज इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। लिहाजा नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि इसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है कि अमोनिया जो है ना इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है अमोनिया और क्लोराइड, अमोनिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड के दरमियान में। तो अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना इट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम जो है ना एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम इज इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, लिहाजा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। चूंकि अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज लीविस बेस। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर मैं एक लास्ट टॉपिक में ना हमने सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को और पीएच स्केल को देखा था। तो इस पे आज एक सेल्फ असेसमेंट है आपकी बुक के अंदर, हम इसको देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट 10.3, इसमें आपको डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी गई हैं और आपने बताना है कि ये गिवन सॉल्यूशंस एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। जी तो आपके पास जो फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन है वो ये है कि अ सॉफ्ट ड्रिंक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3 × 10⁻³ मोलर इफ द ड्रिंक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है 3 × 10⁻³ तो आपने बताना है कि क्या ये गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है।
तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, इसको अगर आप रिवाइज कर लें। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाले चैप्टर टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी गिवन सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁻7, अगर ये 1 × 10⁻⁻7 से ज़्यादा है तो आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 से लेस है तो ये बेसिक होगा, और अगर ये कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मुझे उम्मीद है आपको पहले पता होगी, लेकिन जस्ट आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में 10 की पावर की फॉर्म में जितनी भी वैल्यू चलती है ना, वो एक्सपोनेंट अगर आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही छोटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 10⁻³ और 10⁻⁹, मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये जो 10⁻⁹ है ना, ये स्मॉलर वैल्यू है, और 10⁻³ जो है ना, ये वाली आपकी ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है। तो नेगेटिव में जब चलती हैं तो वो वैल्यू उलट होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। यानी 9 को देख के आपने ये नहीं समझना कि आप 10⁻⁻9 है तो ये बड़ी वैल्यू है, वो पॉजिटिव में होता है। अगर 10⁻³ है +3 है और 10⁻+9 है तो आप डेफिनेटली ये वाली वैल्यू बड़ी है और 10⁻+3 छोटी है। लेकिन नेगेटिव में इसका उलट होता है, 10⁻⁻3 जो है ना ये ग्रेटर है और 10⁻⁻9 ये स्मॉलर है। जी, तो अब फर्स्ट वाला जो है ना, उसने आपको सॉफ्ट ड्रिंक की में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मोलर। ठीक है ना। अब आपने नीचे मेंशन करना है कि सिंस कंसंट्रेशन, ये जो आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है ना, ठीक है जी, दैट इज जी। तो अब आप इसमें बताएंगे कि सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है ना, ये आपके पास कितने है 3 × 10⁻³ तो ये वैल्यू जो है ना, इट इज ग्रेटर देन 1 × 1.0 × 10⁻⁻7 मोलर। जी, तो अब आपके पास इसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है ना, इट इज ग्रेटर देन 3.3 × 10⁻³ जो है ना, इट इज ग्रेटर देन 1.0 × 10⁻⁻3। लिहाजा आपका ये सोल्यूशन जो गिवन सोल्यूशन है इट इज एसिडिक। आगे नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आपको ना ऑर्डिनरी विनेगर, सेकंड क्वेश्चन में विनेगर का 1 मोलर सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है दैट इज 4.2 × 10⁻⁻3 मोलर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि अगेन दिस गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो अगेन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे गिवन है, आप सबसे पहले वो लिखें। ये बहुत सिंपल है, ये पेपर में एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे और आप सिंपली उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, शनाख्त करनी होगी और बताना होगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो 4.2 × 10⁻³ मोलर। अगेन आप ये वैल्यू देखें तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.0 × 10⁻⁻7 मोलर। तो 4.2 × 10⁻³ ये वैल्यू 1.0 × 10⁻⁻7 से बड़ी है, ग्रेटर है। ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर है तो इट मीन्स आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। तो थर्ड के अंदर वो आपसे कहता है कि a student determines the hydroxide ion of milk of magnesia, a suspension of solid magnesium hydroxide in its saturated solution and obtains a value of this if the solution is acidic, basic or neutral। ठीक है जी, ये एक सोल्यूशन गिवन है, वो कहता है कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि स्टूडेंट ने हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिटरमिन किया है, वो आपके पास ये है 4.2 × 10⁻³ मोलर। तो आप बताएं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, लेकिन जब तक आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता नहीं होगा उस वक्त तक आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है।
तो इसके लिए आपको याद होगा हमने KW पढ़ा था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की। KW के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि उसमें प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा इक्वल होता है। KW की जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है जी, जबकि हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वो इस फार्मूले में आप पुट कर दें 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर, बल्कि इसके अंदर मोलर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना। तो अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ना 4.2 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। इस वैल्यू को अब आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ले आए तो ये वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगी 4.2 इंटू 10⁻³ इससे आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितना आ रहा है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा इसका 0.2 इंटू 10⁻⁻14। नीचे वाली पावर ऊपर जब जाएगी तो ये आपको पता है ये जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपके पास बन जाएगा 0.2 इंटू 10⁻11 मोलर, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको पता चल गया है सॉल्यूशन में कितना है 0.2 इंटू 10⁻11। तो अगेन अब आपने मेंशन करना है कि इस वैल्यू को अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आप कंपेयर करें तो आपको पता है कि 0.2 इंटू 10⁻11 this value is smaller than 1.0 into 10⁻⁻7। ये वैल्यू जो है ना 1.0 इंटू 10⁻⁻7 से छोटी है, लिहाजा आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। Therefore the given solution is basic। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में एक सेल्फ असेसमेंट में आपसे डिस्कस करूंगा, सेल्फ असेसमेंट 10.4। लेकिन इससे पहले मैं अपने लेक्चर का आगाज़ कुरान पाक की एक आयत से करूंगा। तीसरे पारे के अंदर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर आप ऐलान फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरा कहना मानो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने एक ज़ाब्ता और कानून बयान फरमाया है कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो उस कामयाब होने का एक ही ज़रिया है कि हम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पे अमल करें। इत्तबाई रसूल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात तक पहुँचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं बजुज़ एक रास्ते के, और वो ये है कि अल्लाह के रसूल की इत्तबा की जाए, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पे अमल किया जाए, आपकी सीरत को अपनाया जाए, अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी जो है ना उसको नबी पाक सल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारा जाए। तो अज़ीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, अगर ये काम हम अपनी ज़िंदगी में कर लें तो इससे हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। तो आपकी सेल्फ असेसमेंट 10.4 बहुत इजी है। इसके अंदर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, लेकिन कभी कभी पेपर में आपसे इससे रेलेवेंट भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे उसने कहा है कि राइट नेम्स ऑफ 3 एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये आपने अपनी बुक में पढ़ी हुई है, आपने 3 एसिड बेस इंडिकेटर्स के नेम मेंशन करने हैं जी। तो ये 3 आपने ना एसिड बेस इंडिकेटर्स लिखने हैं। फर्स्ट इज द मिथाइल ऑरेंज, सेकंड फिनाल्फथलीन एंड थर्ड इज मिथाइल रेड। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल रेड इन द सॉल्यूशन ऑफ pH4 एंड pH9। ये 2 आपको डिफरेंट pH के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो वो आपसे कह रहा है कि मिथाइल रेड के सॉल्यूशन के अंदर आप बताएं कि आपकी pH रेंज कितनी होगी। देखिए pH4 का मतलब ये है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है ना वो एसिडिक है, ठीक है जी।
pH 4 मीन्स यूर गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है ना। तो अब ये एसिडिक सोल्यूशन है और pH 9 का मतलब ये है कि आपका गिवन सोल्यूशन जो है वो बेस। तो मिथाइल रेड का याद रखिएगा कि एसिडिक सोल्यूशन के अंदर मिथाइल रेड का जो कलर होता है वो हमेशा रेड होता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन जब pH 9 होती है तो उसमें मिथाइल रेड का कलर जो है वो हमेशा ब्लू होता है। सॉरी, याद रखिएगा अगर pH बेसिक है तो ये कलर येलो होता है। ये कलर की थोड़ी सी स्कीम आपको स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर तो pH आपके पास 4 है तो फिर मिथाइल रेड का कलर रेड होगा, और अगर pH 9 है बेसिक है तो फिर आपके मिथाइल रेड इंडिकेटर के अंदर सोल्यूशन का कलर जो है वो येलो होगा। लास्ट में आपसे पूछा गया ये 3 और 4 बुक वाले ने गलत दिया है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक ही थर्ड है। ब्रोमोमिथाइल ब्लू एडेड टू अ सोल्यूशन इम्पार्ट्स ब्लू कलर, व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। के ब्रोमोमिथाइल जो है ना वो सोल्यूशन के अंदर ब्लू कलर इम्पार्ट कर रहा है, तो आप बताएं कि उस सोल्यूशन की pH क्या होगी, 5 होगी या 9 होगी। तो याद रखिएगा कि ब्रोमोमिथाइल ब्लू जो है ना वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, तो इसका मतलब है उस सोल्यूशन की जो pH है वो 9 होगी। सब फॉल्ट को डिस्कस किया था, एसिडिक फॉल्ट, बेसिक फॉल्ट और न्यूट्रल फॉल्ट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस की कंप्लीट या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की रिजल्ट में आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसको आप फॉल्ट कहते हैं। फिर हमने उसकी 2-3 टाइप पढ़ी थी। नॉर्मल फॉल्ट वो होते हैं दैट डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स, ठीक है जी। और एसिडिक फॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, जबकि बेसिक फॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इसकी डिटेल एग्जांपल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये सेल्फ असेसमेंट में आप ये पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको गिवन है कि हाइड्रोक्साइड सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंट-एसिड। It neutralizes excess stomach acid. Write complete and balanced chemical equation for this neutralization reaction. ये एक रिएक्शन में उसने आपको बताया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप एंट एसिड यानी स्टोमिक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे स्टोमिक में जो HCl प्रोड्यूस होता है ना उसके साथ रिएक्ट करता है, तो आप वो कहते हैं कि केमिकल इस रिएक्शन की आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, ठीक है जी। तो बहुत इजी है ये इक्वेशन, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास जी। तो रिएक्शन में उसने आपसे पूछा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 + H2O, ठीक है जी। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, क्योंकि पेपर में जब भी इक्वेशन आती है तो यू हैव टू मेंशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए आप दोनों साइड पे तमाम नंबर ऑफ एटम्स की तादाद को बैलेंस करें, इक्वल करें जी। तो बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से पहले आपको 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले 4 लगाएं, मैग्नीशियम क्लोराइड से पहले 2 और वाटर से पहले H2O लगाएं। इससे तमाम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास इस सेल्फ असेसमेंट में सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। आपने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जी। तो इसके लिए आप रिएक्शन लिखें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है पोटेशियम क्लोराइड KCl + H2O, ठीक है जी। अब आपने इस रिएक्शन को क्या करना है, ये उसका आप समझ लें कि ये फर्स्ट पार्ट था और ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था और ये आपके पास सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है तो आप गौर से देखें कि अगेन यहाँ पे पोटेशियम का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, क्लोरीन का यहाँ पे एक है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक एटम है, और आप देखें हाइड्रोजन के 1 और 1 2 एटम्स है रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट में भी इसके 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का दोनों साइड पे एक एटम, यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है जी।
जी तो आगे स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट को इस सेल्फ असेसमेंट में डिस्कस किया गया है। आप इसके एंड पे आ जाएं, जो रिक्वायर्ड चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई है ना, वो ये है कि विच फॉल्ट इज एसिडिक फॉल्ट। ये आपको दो फॉल्ट गिवन है, एक NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो वो कहता है इसमें से कौन सा एसिडिक फॉल्ट है। तो देखिए जिस फॉल्ट के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे वो एसिडिक फॉल्ट होगा। तो डेफिनेटली ये वाला फॉल्ट जो आपके पास गिवन है दैट इज एसिडिक फॉल्ट। ये क्या है, ये अगर आपसे MCQs में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है तो आपने इसी तरह इसकी शनाख्त करनी है। नीचे दो फॉल्ट दिए गए जिनमें से वो आप कहता है कि नॉर्मल फॉल्ट बताएं। तो डेफिनेटली नॉर्मल फॉल्ट वो होता है जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होते। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पे आपको गिवन है ये नॉर्मल फॉल्ट है। ये कौन सा है, ये नॉर्मल फॉल्ट है, क्योंकि इस फॉल्ट के अंदर कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। जी स्टूडेंट्स आगे आपके पास नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है 10.7। अच्छा ये गलती से यहाँ पे 10.7 लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बुक पे गलत है, ये असल में 10.6 है। ठीक है, बड़ा आसान है। इसमें वो कहता है कि आप नॉर्मल फॉल्ट और एसिडिक फॉल्ट को अलग अलग करें। तो देखिए NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अगेन इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, लिहाजा ये आपका एसिडिक फॉल्ट है। ठीक है, आगे Na2SO4 देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये आपका नॉर्मल फॉल्ट होगा, इसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। ठीक है जी, थर्ड वाला आपका है जी सोडियम पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या है, इसमें फिर हाइड्रोजन आ गया, तो ये आपका एसिडिक फॉल्ट है। ठीक है, और लास्ट वाला पोटाशियम कार्बोनेट है। पोटाशियम कार्बोनेट में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, लिहाजा ये आपका नॉर्मल फॉल्ट है।